तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिस भारत। मेरा नाम है राहुल शर्मा और इस वीडियो में हम रशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों 1922 में यूक्रेन रशिया का पार्ट बना था। साथ ही साथ हम आर्कटिक रीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर हम रशिया की लोकेशन की बात करें तो ये है इंडिया और इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में ये है रशिया। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो आधा रशिया यूरोप में आता है और आधा रशिया एशिया में आता है। तो रशिया का कौन सा रीजन यूरोप में आता है और कौन सा रीजन एशिया में आता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम उरल माउंटेन्स का सहारा लेते हैं। रशिया के यहाँ पे उरल माउंटेन्स रेंज पड़ती है। तो उरल माउंटेन्स रेंज के जो भी लेफ्ट साइड में आता है यानी कि जो भी वेस्टर्न रीजन है उसको हम मेनली यूरोप में काउंट करते हैं और जो भी राइट में या फिर ईस्टर्न पार्ट है उसको हम एशिया में काउंट करते हैं। इस इमेज से और क्लियरली आप समझ सकोगे ये उरल माउंटेन्स है और इसके जो भी लेफ्ट वाला रीजन हो गया ये सारा यूरोप है और इसके राइट वाला सारा एशिया। और रशिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रशिया के यूरोप वाले पार्ट में रहती है। यहाँ पे कहीं उरल माउंटेन रेंज है और उसके लेफ्ट साइड में जो ये रीजन है हम इसको यूरोप में काउंट करते हैं और यहीं पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रशिया की पॉपुलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम रशियंस यूरोपियंस ही हैं। तो थोड़ी रशिया की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वॉर 1 चली और 1914 में ही रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर हो गया था। उस टाइम पे रशिया में राजा होते थे, मींस वहां पे ऑटोक्रेसी थी और उनके राजा को रशियंस जार बोलते थे। इसके साथ ही साथ रशिया में इंडस्ट्रीज भी काफी तेजी से सेटअप हो रही थी। आसपास की कंट्रीज भी अपनी फैक्ट्रीज और अपनी इंडस्ट्रीज रशिया में लगा रही थी। बट जो रशिया के वर्कर थे उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। एक तो उनकी वेज काफी कम थी और जो उनकी वर्किंग कंडीशन थी वो काफी बेकार थी। और उन्हीं के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। उन्होंने ये चीज चेंज करने के लिए एक पूरा रेवोल्यूशन करा दिया जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो रशिया के किंग थे उनको अपनी पावर लूज करनी पड़ी और रशिया से राजा का रूल खत्म हो गया। उसके बाद व्लादिमीर लेनिन ने पावर ग्रैब की और रशिया को एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया। सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया कि रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से पुल आउट कर लिया। उनका कहना था कि रशिया बेफालतू में अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है वर्ल्ड वॉर 1 में और रशिया को खुद की तरक्की पे उन रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। तो व्लादिमीर लेनिन ने जितने भी रशिया के रिसोर्सेज थे उनको सेंट्रलाइज्ड कर लिया और उनको बड़ी इफेक्टिवली यूज किया, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी भी इंप्रूव हुई और वहां के जो लोग थे उनकी लिविंग कंडीशंस भी इंप्रूव हुई। इसको देख के जो आसपास की कंट्रीज थे, फॉर एग्जांपल यूक्रेन और बेलारूस, वो भी रशिया का पार्ट बन गए और 1922 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसके अंदर यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान इन सब ने रशिया में मर्ज होके यूएसएसआर बनाया। उसके बाद 1924 में लेनिन की डेथ होगी और स्टालिन पावर में आए। उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई और रशिया एक सुपर पावर की तरह उभरा। पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज थे वो सब ये देख के हैरान थे कि कैसे रशिया एकदम इतनी बड़ी सुपर पावर बन गया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के लिए अमेरिका के पास तो एटम बॉम्ब थे, उन्होंने जापान पे एटम बॉम्ब गिराए और वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए। बट रशिया के पास तो उस टाइम तक कोई एटम बॉम्ब भी नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने जर्मनी को हरा दिया। और इस बात का भी ध्यान रखो कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस 1776 में मिल गई थी और रशिया ने खुद को इंप्रूव करना मेनली 1917 में ही स्टार्ट किया था और लगभग 20 सालों में ही वो अमेरिका को टक्कर दे रहे थे। इसको देख के सच में पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका अकेला एक सुपर पावर कंट्री नहीं था, यूएसएसआर भी एक सुपर पावर की तरह उभरी थी। स्टार्टिंग में यूएसएसआर और अमेरिका दुश्मन नहीं थे, ये कॉम्पिटिटर्स थे बट बिल्कुल एनिमी नहीं थे। कुछ जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन की वजह से ही ये कॉम्पिटिशन कोल्ड वॉर में बदल गया। 1946 में विंस्टन चर्चिल जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एक काफी वायरल स्पीच है। इसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप के ऊपर एक आयरन कर्टेन आ चुका है। इसका मतलब है कि यूरोप के बीचों बीच एक आयरन का कर्टेन डाल दिया है और जिसके वेस्ट की जो कंट्रीज हैं वो मेनली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और यूएस से उनको सपोर्ट कर रहा है, और जो उसके ईस्ट में कंट्रीज हैं वो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं और उनको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद इन दोनों कंट्रीज में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और फाइनली 1949 में यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए और उसके बाद इनका कंपटीशन ऐसे ही बढ़ता रहा। उसके बाद रशिया ने हेवीली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के अंदर, और सोवियत यूनियन ने दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च की और दुनिया का सबसे पहला इंसान यूरी गार्गिन उसको भी स्पेस में भेजा। इसको देख के यूएसए ने भी फिर अपने अपोलो मिशन लॉन्च किए। बट इस बात का आप ध्यान रखना कि रशिया पहली कंट्री थी जिसने पहली सैटेलाइट और पहले इंसान को स्पेस में भेजा था और उस टाइम पे स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का डायरेक्ट फायदा आम लोगों को नहीं होता था, जिसकी वजह से यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी उसकी ग्रोथ रेट काफी कम होगी। उसके बाद यूक्रेन, बेलारूस और जो भी कंट्रीज रशिया में मर्ज हुई थी उनको लगा कि उनका मोटिव तो पूरा हो नहीं रहा, क्योंकि वो रशिया में मर्ज इसलिए हुई थी ना ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। बट यूएसएसआर
मिलिट्री और स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा कर रहा था कि लिविंग स्टैंडर्ड वहां के लोगों का कम ही होता जा रहा था। वो अपना सारा पैसा इन्हीं दो डिपार्टमेंट में दे रहे थे, जिसकी वजह से फाइनली 1991 आते आते यूएसएसआर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया और यूएसएसआर से टूट के ये सारी नई कंट्रीज बनी और रशिया एक सुपर पावर से सिर्फ एक मेजर पावर बन के रह गया। और इस बात का दुख रशियंस को आज तक है। जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो इसी चीज पे डिपेंड करती है कि जो इनकी यूएसएसआर के टाइम पे ग्लोरी थी वो इनको वापस मिल जाए। उसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले रशिया की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रशियन इकोनॉमी अराउंड $2 ट्रिलियन की है और वर्ल्ड रैंकिंग में ये 11th नंबर पे आती है। अगर हम इनके एक्सपोर्ट्स की बात करें तो रशिया सबसे ज्यादा नेचुरल गैस और मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करता है। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे कि रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी तो ऐसी ज्यादा हो जाती है। और मिलिट्री हार्डवेयर पे रशिया ने इनिशियली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट रशिया की इकोनॉमी उनका एक वीक पॉइंट है और रशिया के पास एक ऐसा कार्ड है जिसको यूज करके वो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और वो कार्ड है आर्कटिक रीजन। रशिया की सबसे बड़ी बाउंड्री है आर्कटिक रीजन में और करंटली आर्कटिक रीजन बर्फ से जमा हुआ है, बट वो बर्फ काफी तेजी से पिघल रही है और ये चीज रशिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसकी वजह से रशिया को न्यू शिपिंग रूट्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से रशिया ट्रेड बहुत इजीली कर पाएगा, क्योंकि रशिया के पास अभी कोई भी वार्म पोर्ट नहीं है। रशिया के पास सारे कोल्ड पोर्ट हैं और ये 365 डेज बर्फ से जमे ही रहते हैं। इनके थ्रू ट्रेड करने के लिए रशिया को आइस ब्रेकिंग शिप्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रेड काफी ज्यादा स्लो और इनइफेक्टिव हो जाता है। बट अगर आर्कटिक की बर्फ मेल्ट हो जाएगी तो रशिया के पास न्यू शिपिंग रूट्स आ जाएंगे और बताया जाता है कि आर्कटिक रीजन में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज रशिया को मिल जाते हैं तो रशिया बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमी ग्रोथ कर सकेगा। और ये जो आर्कटिक रीजन है ना, ये आने वाले टाइम में एक बैटलफील्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और जिस कंट्री के पास भी वो रिसोर्सेज होंगे वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से कर पाएंगे। और रशिया ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस आर्कटिक में बहुत ज्यादा बना के रखी हुई है। इतनी मिलिट्री प्रेजेंस किसी और कंट्री के आर्कटिक रीजन में नहीं है, जिसका फायदा रशिया को जरूर होगा। अब रशियन पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रशिया की मेन पार्टी है यूनाइटेड रशिया, ये व्लादिमीर पुतिन की पार्टी है और व्लादिमीर पुतिन ही पिछले 20 सालों से एक मेन पॉलिटिकल फिगर है रशिया के अंदर। और रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इनके पास्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहती है। ये फोकस कर रहे हैं कि वो अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो यूएसएसआर के टाइम में इनके पास थी वो दोबारा से रिस्टोर कर सके। और इनका एक मेन कंसर्न नेटो भी है, जिसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेनली रशिया के खिलाफ ही ग्रुप फॉर्म किया हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज ने। तो रशिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि नेटो को मैनेज करके रखना। और जो रिसेंट यूक्रेन रशिया वॉर है उसका मेन रीजन भी नेटो ही है। यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता था, बट रशिया को इस बात से आपत्ति थी, इसी वजह से रशिया ने यूक्रेन से वॉर स्टार्ट की थी। तो इस वीडियो को अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में, कि जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है तब से रशिया के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, क्या क्या की मोमेंट्स आए थे दोनों कंट्रीज के बीच में। तब तक के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रशिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी बोथ यूरोप एंड एशिया, या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज ऑर्बिस भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।